मैं उमेश शर्मा एमएससी टॉपर जोन से आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर को फिजिक्स के सबसे ज़्यादा वेटेज में रखा गया है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए पढ़ते हैं। पहले इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करते हुए हम चैप्टर को समझेंगे और फिर जानेंगे कि इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं आगे की सीरीज में। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आप चैप्टर का नाम पढ़ रहे हैं प्रकाश। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो वस्तु हमारे को दिखेगी नहीं, दिखाने में मदद करती है, दिखाने में मदद करती है। और इसके साथ साथ हम परावर्तन और अपवर्तन के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि प्रकाश एक टाइप की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है। बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। चलिए देखते हैं इसके इंट्रो में क्या लिखा है। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं। हम आसपास जितनी भी चीज़ें अपने देखते हैं वो क्यों देखते हैं, इन चीज़ों को भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ देखने में असमर्थ हैं। अंधेरे कमरे में जहाँ लाइट नहीं होती है, किसी तरह का भी प्रकाश नहीं होता है, वो हम देखने में असमर्थ होते हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखलाई देने लगती हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। आप एक चीज़ देखिए कि हमारे जीवन में भी कभी कभी प्रकाश की कमी हो जाती है, और जब हमारे जीवन के प्रकाश में होप को, हमारी आशा को कोई जगा देता है तो हमें चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लगती है। अपना जीवन बहुत ही अच्छा लगने लगता है। केवल वो प्रकाश हमारे जीवन में होना चाहिए। ठीक है, तो वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? तो वो क्या चीज़ है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है? आप और मैं जानते हैं कि प्रकाश है वो चीज़ों को, वस्तुओं को बनाता है विजिबल हमारे लिए। तो दिन के समय सूर्य का प्रकाश जो है वो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। दिन के समय में हम वस्तुओं को देखने के लिए कोई अतिरिक्त लाइट नहीं जलाते, कभी बल्ब नहीं जलाते हैं। अगर कहीं प्रकाश आ रहा है सूर्य का तो वो प्रकाश हमारे लिए बहुत होता है किसी वस्तु को देखने के लिए। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है तो ही हमें दिखाती है। इसे परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों में पड़ता है तो ग्रहण कर लिया जाता है। तो जो कोई वस्तु है, जैसे बोर्ड है या आप मोबाइल देख रहे हैं, तो उससे जो प्रकाश है आपकी आंखों पर पड़ रहा है और आपकी आंखें उसको ग्रहण कर रही हैं, जब ही आपको वो वस्तु नजर आएगी। तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है कौन? प्रकाश। तो हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं। पारदर्शी माध्यम वो होता है जिस चीज़ के आप आर पार देख सकते हो। जैसे आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप कोई चश्मा लगाते हैं या किसी तरह की बोतल जो पारदर्शी होती है, या किसी भी तरह की गिलास, कांच, खिड़की जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपके प्रकाश को लेके जा सकती है, उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ये अपने से प्रकाश को गुजरने देती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य और अद्भुत परिघटनाएं हैं। जैसे कि हम जानते हैं दर्पणों का प्रतिबिंब बनाना, ये हम इसमें पढ़ेंगे कि दर्पण किस तरह प्रतिबिंब बना रहे हैं। तारों का टिमटिमाना, ये हम इसमें पढ़ेंगे कि तारे किस प्रकार टिमटिमाते हैं और वो हमें यहाँ से रात को जब देखने पर टिमटिमाते हुए नजर आते हैं तो क्यों नजर आते हैं। इंद्रधनुष का सुंदर रंग, आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में अगर सूरज निकला रहता है तो इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है और उसके सुंदर कलर के पीछे क्या राज है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, कि कौन सा माध्यम जो है वो प्रकाश को अपनी ही रास्ते वापस मोड़ सकता है, ये हम इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। और प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण के आधार पर हम करने वाले हैं। तो प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, इसके आधार पर हम ये सब चीजें अध्ययन करेंगे। जैसे हम आगे चलते हैं कि अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पर हमारे प्रकाश की एक गुण आ गया है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में
करता है। तो अगर हम प्रकाश को कभी भी प्रदर्शित करते हैं, आपने देखा होगा ऐसे करते हैं, इसको कहते हैं किरण, प्रकाश किरण। तो इसके रास्ते में अगर कोई भी चीज आ जाएगी तो वो प्रकाश वहां पर रुक जाएगा, ऐसा नहीं कि उससे पार निकल जाएगा, कभी केवल वहां से निकल जाएगा और आपको ऐसे यहां पर उसकी परछाई नजर आएगी दूसरी जगह। ठीक है, दूसरी जगह उसकी परछाई हमें नजर आएगी। ये सब चीज हमें ध्यान रखनी है। तो प्रकाश कभी भी अपने रास्ते से मुड़ता नहीं है। कभी भी अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता कि भाई प्रकाश मेरे पास आ रहा है और मेरे को देखकर शर्मा के थोड़ा सा मुड़ जाएगा और कहेगा नहीं नहीं, मैं तो साइड से निकल जाऊंगा, इस साइड से निकलूं या इस साइड से निकलूं। ठीक है, तो बात करते हैं यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। तो आपने देखा होगा कि छोटे से प्रकाश स्रोत, टॉर्च छोटी सी अगर हम यूज करें तो वो भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी छाया किसी भी वस्तु की बना सकती है। और प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है कि प्रकाश एक किरण है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रकाश एक किरण है, इसके बारे में हम ये बात करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसके बारे में हम ये बात करेंगे। सबसे पहले यह भी जानिए, हम अभी आएंगे इस पर, पहले हम नीचे चलते हैं। कि इस अध्याय में हम इस प्रकार के परावर्तन और अपवर्तन की परिघटनाओं का और प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके, कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, अध्ययन करेंगे। और ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशित परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। और इस अध्याय में हम गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? एक गोले के हिस्से में से अगर मैं कोई पार्ट हिस्सा निकाल के उस पर पॉलिश कर देता हूं तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के साथ साथ हम इसमें बहुत सारी प्रकाश की क्रियाएं पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा कि प्रकाश का परावर्तन है, तो प्रकाश का परावर्तन दर्पण से होता है। किससे होता है? दर्पण से। और अगर वो प्रकाश का परावर्तन दर्पण से होता है तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास दर्पण कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखीय दर्पण और एक गोलीय दर्पण। वो हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करके आते हैं जो हमने यह भी जानिए छोड़ा था, उसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु से कहते हैं जिसमें से प्रकाश पार नहीं जा सकता, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अत्यंत छोटी हो, अगर कोई मतलब प्रकाश के रास्ते में रखी हुई वस्तु जो है वो अत्यंत छोटी है और वो अपारदर्शी है, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, किनारों से मुड़ जाता है उसके। ठीक है, तो इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन। और तब वह प्रकाशिकी जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। क्योंकि विवर्तन में अभी इसने कहा कि कोई अत्यंत छोटी वस्तु हो, आपने देखा होगा ऐसी छोटी वस्तु है, उसके पीछे प्रकाश आ रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि पीछे से प्रकाश बाहर निकल रहा है। और जबकि अभी हमने कहा था कि प्रकाश कभी भी ऐसे बच के नहीं चलता, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो वो जो हमने गुण पढ़ा था, वो गुण जो है यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे वो गुण काम नहीं कर रहा। इस क्रिया को हम विवर्तन कहते हैं। तो विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है। अब यहाँ पर प्रकाश की एक और गुण की प्राप्ति हमें हुई है कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में भी माना जा सकता है। प्रकाश कण के रूप में भी माना जाता है क्योंकि वो सीधी रेखा में चलता है, मुड़ता नहीं है। और प्रकाश तरंग के रूप में माना जाता है, ये यहाँ पर हमें पता चला है। तो जिसका विस्तृत अध्ययन आप कुछ कक्षाओं में करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे 11th-12th में। 12th क्लास के सिलेबस में आपको प्रकाश पढ़ने को मिलता है, तो वहां पर हम विवर्तन और ऐसे कुछ गुणों का उपयोग करेंगे जिनसे हमें ये पता चलेगा कि प्रकाश के अंदर तरंग का गुण भी पाया जाता है। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग
सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश पराग कणों के प्रभाव की भांति व्यवहार करता है और प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही और जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभर कर सामने नहीं आया। तो प्रकाश का आज के समय में जो सिद्धांत माना जाता है, पहले ये माना गया कि प्रकाश कण के रूप में होता है, फिर ये माना गया प्रकाश तरंगों के रूप में माना गया, फिर कुछ वैज्ञानिकों के बीच में इसमें मतभेद हुए, फिर हमारा क्वांटम सिद्धांत आया और बाद में बताया गया कि इसके बारे में, क्वांटम सिद्धांत के बारे में छोटी सी चीज बता देता हूँ। इसके बारे में कहा गया कि प्रकाश जो है वो सतत नहीं है। सतत मतलब लगातार नहीं चलता है, कभी भी नहीं। ये छोटे छोटे पैकेटों के फॉर्म में चलता है, छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में चलता है और इसी बंडल को हम फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ये 12th में जाके आपको पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। चलिए, तो जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया न कण माना गया। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर दिया और एक अलग ही व्याख्या करी, जिसके आधार पर यह कहा गया कि प्रकाश जो है वो कभी भी सतत नहीं होता है, असतत रूप से चलता है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इस प्रकाश के चैप्टर का केवल एक तरह से कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इतना हमने पढ़ा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप सीधी सीधी एक बात समझिए कि प्रकाश का परावर्तन वो होता है जिसमें जो प्रकाश होता है वो किसी सतह से टकराकर वो वापस उसी माध्यम में चला जाता है जिस माध्यम से वो आ रहा था। वो सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि वो चिकनी होनी चाहिए और उस सरफेस को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये बात आपको समझनी है। अब उस पर जो प्रकाश आएगा उसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। प्रकाश उस पर टकरा कर वापस निकल जाएगा, उसको कहते हैं हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में इस सतह के 90 डिग्री के अभिलंब होता है एक, जिसको हम इस सतह का लंब माना जाता है, इसको हम अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक एंगल बनता है, कोण बनता है आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है आर। अब आपको इसकी शब्दावली के बारे में मैं समझा देता हूं। देखिए क्या कहा गया कि जो किरण, प्रकाश किरण जाकर सतह पर टकरा रही है वो है आपतित किरण, सतह से टकरा के जो वापस लौट रही है वो है परावर्तित किरण, और इनके बीच में इस सतह के 90 डिग्री के कोण पर एक भुजा खींची जाती है, ये काल्पनिक होती है, इसको कहते हैं हम अभिलंब। अब इसके बारे में कहा गया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं हम आपतित कोण। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण है उसको कहते हैं परावर्तित कोण। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या है प्रकाश का परावर्तन। तो उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि हमने क्या करा है, एक उच्च कोटि की पॉलिश जिससे बिल्कुल भी जगह ना छोड़ी गई हो उस सरफेस के पीछे की साइड, कि प्रकाश उस माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में चला जाए। तो जैसे दर्पण आपने देखा होगा अपने पढ़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है, मतलब वापस उसी माध्यम में भेज देता है जिस माध्यम से वो आया था। तो आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं। आइए इन नियमों का स्मरण करते हैं कि हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो आपतन कोण जिसके मैंने आई से प्रदर्शित करा था अभी, और परावर्तन कोण जिसे मैंने आर से प्रदर्शित करा था, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो आई और आर हमेशा बराबर होते हैं। पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। दूसरा नियम है कि आपतित किरण और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण,
सभी एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दो नियम हमें याद हुए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होगा किसी भी सतह के लिए। और दूसरा नियम, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब बात करते हैं परावर्तन के नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। तो इसके लिए कोई भी क्या कहते हैं सीमा नहीं है कि किसके लिए लागू होंगे, ये सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। ये बात आपको समझनी है। तो आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। और प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। आपको ध्यान रखना है कि समतल दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपको दर्पण के अंदर की तरफ एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब का साइज भी हमेशा वस्तु के बराबर ही साइज के होता है। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब मतलब वस्तु रखी है या हम खुद खड़े हैं। तो इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है। इसका सुंदर एग्जांपल आपको देखने को मिलता है जब आप एम्बुलेंस के सामने लिखा हुआ अक्षर पढ़ते हैं तो आपको वो जब मिरर में दिखता है तो वो सीधा दिखता है और उस पर लिखा हुआ दिखता है तो उल्टा पुल्टा दिखता है। तो उसका यही लॉजिक है। तो यदि परावर्तक वक्र पृष्ठ वक्रित होता है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। कि अभी हमने पढ़ा कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो समतल दर्पण द्वारा कैसा होगा, बराबर दूरी पर होगा, बराबर होगा, साइज सीधा होगा और आभासी होगा। ये चीजें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाए जाते हैं, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए। चमकदार क्यों? जिससे हम उसके अंदर अपना प्रतिबिंब देख सकें। ठीक है, तो वक्रित पृष्ठ के अपना चेहरा देखने का प्रयास कीजिए। क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं? यह छोटा है या बड़ा? चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए और प्रतिबिंब को देखते रहिए यह कैसे परिवर्तित होता है। तो चम्मच को आप उल्टा कीजिए, चम्मच को उल्टा कीजिए और एक बार सीधा कीजिए, धीरे धीरे उसे मोड़िए। तो दूसरे पृष्ठ से क्रियाकलाप को दोहराइए और अब प्रतिबिंब को कैसा है आपको देखिए। तो दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब की तुलना कीजिए। तो आपने देखा होगा जब प्रतिबिंब ऐसे देखते हैं तो छोटा नजर आता है, ऐसे देखते हैं तो बड़ा नजर आता है। नहीं देखा है तो आप अपने घर पर देख सकते हैं, कोई भी नई चम्मच यूज कर सकते हैं। तो चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ ऐसे मान लो, ऐसे। तो इसकी एक सरफेस ये वाली हो गई और एक सरफेस ये वाली हो गई। जब इस वाली सरफेस से देखेंगे तो ये हमारे लिए अवतल दर्पण के जैसा काम करेगा और ये वाली सरफेस हम देखेंगे तो ये वाले हमारे लिए उत्तल दर्पण के जैसा काम करेगा। तो एक वक्रित दर्पण की भांति माना जाता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्य वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय ही होता है, आपको पता है। तो इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तन पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है और ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और हम गोलीय दर्पणों के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको ये पढ़ना है कि गोलीय दर्पण जो है वो किस तरह का दर्पण है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण क्या है? आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको कि एक गोला होता है, उस गोले के हिस्से में से अगर मैं ए हिस्सा काट के उसके बाहर की साइड पॉलिश कर देता हूं तो हमारा परावर्तक पृष्ठ अंदर होता है। और जब परावर्तक पृष्ठ अंदर होता है तो समझिए ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। इसी के उलट अगर मैं इसको काट करके इसके अंदर की साइड पॉलिश कर दूं तो इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। तो इसको हम उत्तल दर्पण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उत्तल दर्पण। कहने का मतलब हमारा जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक पूरे गोले के भाग में से अगर मैं बाहर की तरफ पॉलिश करता हूं काट के तो वो बनेगा अवतल दर्पण और अंदर की तरफ पॉलिश करता हूं तो वो बनेगा उत्तल दर्पण। आपको ये बात ध्यान रखनी है।
तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर और बाहर की ओर वक्रित हो सकता है, जैसा अभी हमने देख लिया। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है या गोले के केंद्र की ओर होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये हमने अभी पढ़ लिया है, अवतल दर्पण कहते हैं। अब मैं आगे चलता हूं। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, जैसा भी हमने बताया था, परावर्तक पृष्ठ बाहर मतलब पॉलिश अंदर, तो ये हमारा उत्तल हो गया, उत्तल दर्पण। जबकि इसके उल्टा अगर परावर्तक पृष्ठ जो है वो अंदर की साइड आ जाता है, बाहर पॉलिश हो जाती है, तो ये हो जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, आप इसके ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसका तल अंदर हो वो अवतल है, तल नीचे दबा हुआ है परावर्तक पृष्ठ, तो वो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, और इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण 9.1 भाग में किया गया है, हम पढ़ेंगे। चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पणों का पृष्ठ भाग छायांकित है। तो अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा है और चम्मच का बाहर की ओर उभरा पृष्ठ लगभग उत्तल चम्मच जैसा है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पणों के बारे में। और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले हम उन शब्दों को, पदों को या टर्म को जानने की कोशिश करेंगे और उनका अर्थ समझेंगे जो गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करते समय सामान्यतः प्रयोग आते हैं, मतलब जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूं जरा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बताया कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो एक गोले का भाग होते हैं। तो अगर इस गोले में मैं एक सेंटर बना दूं और इस सेंटर को मैंने इसे यहां से काटा है और इस सेंटर को मैंने यहां से मिलाया, जो ये है, तो इसका जो ध्रुव है इसको कहते हैं पोल। ठीक है, तो वही यही लिखा है, अंडरलाइन करने वाली बात है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, जो परावर्तक पृष्ठ है हमारा, उसका जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, उसको हम ध्रुव कहते हैं और दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ये हमेशा दर्पण के पृष्ठ पर और इसे पी से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करें तो गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण की अगर मैं बात करूं, फिर से बना देता हूं एक बार समझने के लिए कि मैंने एक गोलीय दर्पण बनाया हुआ है। देखिए, ये एक दर्पण था गोलीय और इसके मैंने बाहर की तरफ पॉलिश करी, मतलब ये अवतल दर्पण बनाया और इस गोले को मैंने डॉटेड पूरा करा जिससे आप इसको समझ सकें। और इसका एक सेंटर बनाया जिसको मैंने सी नाम दिया और इस सी को इसके मिडिल पॉइंट से मिलाया जिसको हमने ध्रुव पी कहा। और अब अगली डेफिनेशन आ रही है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग है जो हमने बना दिया। तो इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इस गोले का जो केंद्र है सी, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से निरूपित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण के भाग पर नहीं होती, ये दर्पण पर उपस्थित बिल्कुल नहीं होती है और यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होती है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है जैसा कि है, तथापि उत्तल दर्पण के लिए दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। जैसे अगर मैं एक उत्तल दर्पण बना दूं तो उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है, तो उसके अंदर की तरफ आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तक की लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी वक्रता त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इससे लेकर के ध्रुव तक की दूरी को हम आर या वक्रता त्रिज्या से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं दोनों ही आपको दर्पण बना रहा हूं। एक दर्पण है अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, और एक है उत्तल दर्पण के लिए। तो
इसे R से प्रदर्शित करते हैं। R से प्रदर्शित कर दिया मैंने। तो ध्यान दीजिए PC दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है और गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा। अब इससे जो सीधी रेखा गुजरेगी इसके आर पार ऐसे, ठीक है, इसके आर पार ऐसे, इधर पार करने की जरूरत नहीं है। वैसे इधर आर पार अगर जो कोई गुजर जाए तो उसको कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब के कारण करती है। अभी हमने पढ़ा था परावर्तन के नियम, तो वहां पर जो अभिलंब आया था उसका कार्य मुख्य अक्ष करती है। तो हम आगे चलते हैं कि आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द को एक क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। अब उस शब्द को मैं थोड़ा सा पहले ही बता देता हूं आपको, फिर मैं क्रियाकलाप समझाऊंगा तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के लिए, प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के लिए वो मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण से टकराती है, मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण से टकराती है, तो वो टकराने के बाद एक बिंदु से जाकर निकलती है या एक बिंदु पर जाकर टकराती हुई नजर आती है। उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस का कार्य करेगा। ऐसे ही यहां पर कि कोई प्रकाश किरण अगर इस तरह मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई नजर आती है और अगर मैं देखूं तो वो टकराने के बाद बाहर की तरफ निकल जाती है, तो अगर उसको पीछे बढ़ा कर देखेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि एक मुख्य बिंदु से आ रही है, उसको हमने मुख्य फोकस कहा, मुख्य फोकस कहा। तो मुख्य फोकस किसी भी दर्पण के लिए वह बिंदु होता है जहां पर समांतर आने वाली प्रकाश किरण आकर केंद्रित हो जाती हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास दो तल हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। दोनों के लिए फोकस की परिभाषा अलग है, आपको ये समझना है। आइए आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए यहां पे दिखा भी रखा है। तो आइए सर्वप्रथम कागज का एक सुलगना प्रारंभ करते हैं और धुआं। अच्छा, ये हमने क्रियाकलाप नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। तो देखिए, चलिए कोई नहीं। तो क्रियाकलाप हमारा क्या है कि क्रियाकलाप हमारा ये है कि जब हम सूरज, ये जो सूर्य है, सूर्य की ओर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए, और ये हमारी चेतावनी है। तो एक अवतल दर्पण को हमने हाथ में लेना है और इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर खींचिए। दर्पण द्वारा परावर्तक पृष्ठ को दर्पण के पास रखी एक कागज की सीट पर डालिए। आप ऐसा मानिए, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं कि ये आपका सूरज है और सूरज से जो प्रकाश आ रहा है ऐसे, तो मैंने उसको यहाँ पर एक दर्पण पर लिया है और दर्पण पर टकराकर वो प्रकाश एक जगह केंद्रित हो जाए, इसके लिए मैंने एक कागज का टुकड़ा ले रखा है और कागज के उस बिंदु पर मैं इसको केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूं। तो होगा क्या, जब ये केंद्रण अच्छी तरह हो जाएगा और कुछ समय के लिए रहेगा तो धीरे धीरे आपका जो कागज है वो सुलगना प्रारंभ हो जाएगा और धुआं उठना लगेगा और अंततः आग भी पकड़ सकता है। यह क्यों जलना है? सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण दर्पण के एक तीक्ष्ण चमकदार और बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो एक तीक्ष्ण और चमकदार बिंदु के रूप में, एक पॉइंट के रूप में, मतलब आपने देखा होगा कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो जो सूर्य का दर्पण पर प्रतिबिंब बनेगा वो एक बिंदु प्रतिबिंब बन जाएगा और इस तरह वास्तव में कागज की जो शीट है प्रकाश का एक सूर्य के रूप में प्रतिबिंब दिखेगी। तो इस बिंदु और अवतल दर्पण का फोकस है और सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से, संकेंद्रण मतलब एक जगह इकट्ठा होने से के कारण कागज जलता है और दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण फोकस दूरी सन्निकट मान सकते हैं। तो इसका मतलब है दर्पण से अब ये जो दूरी है वो हमारे लिए फोकस दूरी का काम कर सकती है। अब आगे चलिए, देखिए यहां पर और ज्यादा अच्छा समझाया गया है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर जाकर टकराती है तो वो वहां से
टकरा करके एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस का नाम देते हैं। जबकि उत्तल दर्पण के लिए प्रकाश की जो किरण अनंत दूरी से समांतर प्रकाश मुख्य अक्ष के आ रही है, वो टकराकर दूर की तरफ निकलती है और हमें ऐसा लगता है कि वो किसी एक बिंदु से आती हुई हमें प्रतीत होती है। इस बिंदु को हम मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। दोनों के लिए अलग अलग क्रियाकलाप है। तो आइए इस परीक्षण को किरण आरेख के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो 9.2 क्रियाकलाप में हमने देखा कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष की समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। आपतित मतलब पड़ रही हैं। तो परावर्तित किरणों का परीक्षण कीजिए और वे सभी दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं और प्रतिच्छेद हो रही हैं। प्रतिच्छेद होने का मतलब है आपस में एक दूसरे को काट देना। तो यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब अगर मैं बी को देखूं चित्र को, तो उसमें उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित होती हैं और परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, और यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और मुख्य फोकस को अक्सर एफ, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, और गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश से गोलीय ही होते हैं। आपको पता है गोलीय होना चाहिए उनको। और इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास और दर्पण का द्वारक, इसे द्वारक कहते हैं, जितना दर्पण की ये पूरा का पूरा व्यास होता है। तो चित्र 9.2 में mn, जो mn दे रखा है, आपको mn दे रखा है, द्वारक को निरूपित करता है। और अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पण पर विचार करेंगे जिनका द्वारक उनकी वक्रता त्रिज्या r से बहुत छोटा होता है। तो कहने का मतलब है r से अगर आपका द्वारक बहुत ही ज्यादा छोटा है mn, तो ही हम उस दर्पण की बात इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। बड़े r की बात हम नहीं करेंगे, बड़े mn की बात नहीं करेंगे, बहुत छोटे दर्पण की हम बात करेंगे इसमें। तो क्या बात करेंगे आगे देखते हैं। तो क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी के बीच कोई संबंध होता है? बिल्कुल होता है। ये संबंध होता है r इक्वल टू 2f। इसका मतलब है फोकस दूरी का दुगना करके हम वक्रता त्रिज्या को प्राप्त कर सकते हैं। तो गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है और हम इस संबंध को r इक्वल टू 2f द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। और यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। तो आज हमने इतना पढ़ा है इस चैप्टर को, और अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वह है प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं, ठीक है, और गोलीय दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण क्या होता है, उसमें किस समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और गोलीय दर्पण में किस तरह की चीजें होती हैं, उसकी शब्दावली हमने पढ़ी। जैसे हमने पढ़ा ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के साथ साथ वक्रता केंद्र क्या होता है, और फोकस दूरी क्या होती है। ये सब चीजें हमने इसमें पढ़ी, जिनका इस्तेमाल करके हम अगले भाग में आने वाली जो इमेज, मतलब आपकी जो दर्पण का प्रतिबिंब बनने वाला है, वो हम पढ़ने वाले हैं। और कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको 10वीं क्लास का इसी तरह का बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने को मिलेगा। इस भाग में मेरी कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट का जवाब देता रहूं। आप कमेंट करते दीजिए और मुझे ये बताते जाइए कि किस तरह की कमियां हैं मेरे इस पाठ्यक्रम में और किस तरह का मुझे और आपके लिए कंटेंट आना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकूं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए और हम अच्छे मार्क्स लाके अच्छी नॉलेज के साथ 11th में जाएं और अपने मोटिवेशन को हाई रखें। जय माता दी।